नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंद्र दुबे। आज आप लोगों का जो प्रमुख टॉपिक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है अजंता। डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय द्वारा एक पुरातात्विक लेख के संदर्भ में डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय, इनका जीवन परिचय और यह कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो अपनी चित्रकारी, अपनी कलाकृतियों के माध्यम से पुरातत्व के संदर्भ में वर्णन किया गया है। तो टॉपिक को शुरू करने के पहले हम आपसे अपेक्षा करते हैं बच्चों, अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना टॉपिक कारण है कि जो समय समय पर यहाँ से आपको मिलने की संभावना है। इसी आधार पर अगर आप इससे जुड़े रहेंगे तो समय अनुकूल आपको जो भी यहाँ से निकलेगा वह आप तक पहुँचने में बड़ी सुविधा होगी। तो टॉपिक को शुरू करते हैं, चलते हैं। पहला टॉपिक हमारा है डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय। टॉपिक को जानने के पहले हमें क्या जानना चाहिए? जीवन परिचय। इनके जीवन परिचय के संदर्भ में हम लोग जाने तो कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी पूरी एकाग्रता के साथ इनके जीवन परिचय से रूबरू हों, फिर इसके टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्न यहाँ से आपके पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। भगवत सरल उपाध्याय का जब हम जीवन परिचय लिखते हैं, जानते हैं, तो पहला चीज यह जरूर जानना चाहिए कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं परिचय, जीवन परिचय, जीवन परिचय, तो इनका जन्म कब हुआ और जन्म के साथ साथ इनका परिवेश कैसा था, कैसे थे, यह भी जानना महत्वपूर्ण है। तो शुरू करें हम जीवन परिचय को लेकर के। तो भगवत सरल उपाध्याय का जीवन परिचय। भगवत सरल उपाध्याय जी का जीवन परिचय में पहला प्रश्न जरूर याद रखिएगा कि इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म बच्चों हुआ था 1910 में। इनका जन्म कब हुआ था? 1910 में इनका जन्म हुआ था। और जन्म का प्लेस कहाँ, स्थान कहाँ है? तो इनका जन्म 1910 में हुआ था और जन्म का देखा जाए तो बलिया जिले में। बलिया जिला कौन सा था? बलिया जिला था। तो कहने वाला बलिया जिले में इनका जन्म हुआ था। और बलिया जिले में पर्टिकुलर स्थान को अगर जानना चाहें तो बलिया जिला में जन्म तो हुआ और ग्राम इनका जो है वह है उजियारी ग्राम। ग्राम इनका जो है, ग्राम अगर पूछा जाए किस गांव से थे, किस ग्राम से थे, तो उजियारीपुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था। उजियारीपुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था। उजियारीपुर गांव में, बलिया जिले में के उजियारीपुर ग्राम में 1910 में इनका जन्म हुआ था। और इसी स्थान पर बलिया जिले में ही इनका शिक्षा की प्रारंभिक शुरुआत होती है। तो प्रारंभिक शिक्षा यहीं से शुरू की जाती है। किसकी प्रारंभिक शिक्षा पर अगर हम चलें, प्रारंभिक शिक्षा किसकी? भगवत सरल उपाध्याय की जो प्रारंभिक शिक्षा मिली यहीं से शुरू होती है। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से? बलिया से ही शुरू होती है। प्रारंभिक शिक्षा इनका बलिया क्षेत्र था। तो बलिया क्षेत्र में इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपनी अर्जित की। और बाद में देखा जाए इनका शिक्षा जो बढ़ा वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। कहाँ से? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत नहीं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय प्राचीन इतिहास से। कहाँ से? प्राचीन इतिहास से
उन्होंने एमए किया। कौन? भगवत शरण उपाध्याय जी। फिर से देखें, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कहां से? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने कौन सी डिग्री ली? ध्यान दे दीजिएगा, प्राचीन इतिहास से। प्राचीन इतिहास से एमए। प्राचीन इतिहास से इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने किया। और इसके बाद देखा जाए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास से एमए किए और इसके बाद इन्हें पुरातत्व विभाग, ध्यान दीजिएगा, बाद में पुरातत्व विभाग, पुरातत्व विभाग, पुरातत्व विभाग, पुरातत्व विभाग, पुरातत्व विभाग और शायद प्रयाग संग्रहालय। पुरातत्व विभाग, प्रयाग संग्रहालय। प्रयाग संग्रहालय और साथ ही साथ लखनऊ संग्रहालय। प्रयाग संग्रहालय और लखनऊ, कहने वाला पुरातत्व विभाग, प्रयाग संग्रहालय तथा लखनऊ संग्रहालय में ये अध्यक्ष के पद पर भी सुशोभित हुए। अध्यक्ष बनाए गए, अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया। कौन? भगवत शरण उपाध्याय। प्राचीन इतिहास से एमए की डिग्री कहां से लिए? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। पुरातत्व विभाग, प्रयाग संग्रहालय, लखनऊ संग्रहालय से इन्होंने क्या किया? अध्यक्ष के पद पर आसीन हुए। आगे अगर हम देखें तो राजस्थान के बिड़ला महाविद्यालय में, इसके बाद राजस्थान के बिड़ला महाविद्यालय में, राजस्थान के बिड़ला महाविद्यालय, राजस्थान के बिड़ला महाविद्यालय में एक प्राध्यापक के पद पर भी, प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हुई। कहने का मतलब प्राध्यापक के पद पर इन्होंने कार्य किया। कहां? राजस्थान के बिड़ला महाविद्यालय से प्राध्यापक के पद पर कार्य किया। आगे अगर इनका देखा जाए तो मध्य प्रदेश विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश विक्रम विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास विभाग के प्रोफेसर भी बने। प्राचीन इतिहास विभाग के प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हुई, बने और बाद में अध्यक्ष भी बनाए गए। कहां देखा जाए तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास से एमए किया, पुरातत्व विभाग, प्रयाग संग्रहालय, लखनऊ विश्वविद्यालय में, लखनऊ संग्रहालय में अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया, राजस्थान के बिड़ला महाविद्यालय में प्राध्यापक, मध्य प्रदेश विक्रम विश्वविद्यालय में प्राचीन विभाग के प्रोफेसर
बाद में अध्यक्ष के पद पर आसीन हुए। इसके बाद अध्यक्ष पर कार्य करने के बाद अवकाश लेते हैं। अध्यक्ष के पद पर कार्य करते हुए इनके अवकाश का भी समय होता है। अवकाश के ग्रहण करने के बाद इनका जो आवास बनता है वह देहरादून। कहां? इनका जो आवास बनता है वो कहां? आवास क्षेत्र बनता है देहरादून, आवास देहरादून। साथ ही साथ इनकी उपलब्धियों में देखा जाए तो मॉरिशस देश में भारत के राजदूत के पद पर भी सुशोभित हुए। मॉरिशस में कहा? मॉरिशस में मॉरिशस में भारत के राजदूत के पद पर भी सुशोभित हुए। भारत के राजदूत भी बने। तो यह इनके जीवन परिचय से संबंधित बिंदु है, इनके जीवन से। और इस पद पर मॉरिशस में भारत के राजदूत पद पर भी नियुक्ति है। और जाते जाते देख ये भी है कि 1982 में, ध्यान दीजिएगा, 1910 में इनका जन्म हो रहा है। 1982 में मॉरिशस में ही, कहां के राजदूत थे? मॉरिशस में। 1982 में देखिएगा मॉरिशस में राजदूत के पद पर आसीन हुए और 1982 में इनकी मृत्यु हो जा रही है। 1982 में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो यह भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय था, संक्षिप्त जीवन परिचय। और भगवत शरण उपाध्याय जी के जीवन परिचय के साथ ही साथ इनके जीवन में जो इनकी कृतियां महत्वपूर्ण रही, इनके द्वारा जो कृतियां लिखी हैं वह महत्वपूर्ण कृतियों पर भी हम चर्चा करते हैं। यहां एक इनका संक्षिप्त परिचय दिया गया। जीवन परिचय में जन्म 1910 में मॉरिशस में राजदूत पद पर रहते हुए थे और मॉरिशस में 1982 में ही इनकी क्या हो गई बच्चों? मृत्यु हो गई है। अब हम इनकी कृतियों पर जानने के पहले हमें विचार करना होगा कि इनकी भाषा शैली कैसी थी। अब हम चलते हैं इनकी भाषा शैली पर। तो हम भाषा शैली पर इनके विचार करते हैं कि इनकी भाषा शैली कैसी थी। इनकी भाषा शैली देखा जाए, भाषा शैली, इनकी भाषा शैली क्या थी? इनकी भाषा शैली शुद्ध परिमार्जित, शुद्ध परिमार्जित, इनकी भाषा शैली शुद्ध परिमार्जित एवं परिष्कृत, शुद्ध परिमार्जित एवं परिष्कृत, शुद्ध परिमार्जित एवं परिष्कृत खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली का, खड़ी बोली का इनके द्वारा प्रयोग किया गया। इंपॉर्टेंट, इनकी भाषा कैसी थी? खड़ी बोली थी। तो भाषा शैली पर शुद्ध परिमार्जित एवं परिष्कृत खड़ी बोली इनकी भाषा शैली थी। इनकी रचनाओं में, अगर रचनाओं पर देखा जाए तो किस प्रकार के इनके लेख लिखे जा रहे हैं, इनके लेखों पर चर्चा करने के पहले इनकी रचनाएं किस प्रकार की हो रही हैं, तो इनकी रचनाओं को जानने के पहले जाने कि किस प्रकार की रचनाएं कर रहे हैं। तो रचनाओं का रूप क्या था? इनकी रचनाएं विवेचनात्मक, किस प्रकार की रचनाएं थी? विवेचनात्मक, वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, वर्णनात्मक। इसके पहले के टॉपिक में ये सब बता चुके हैं। विवेचनात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली में क्या होता है बताया गया है। विवेचनात्मक, वर्णनात्मक एवं भावात्मक शैली, भावात्मक शैली, भावात्मक
वर्णनात्मक शैली थी। विवेचनात्मक, वर्णनात्मक और किस प्रकार की शैली थी? भावात्मक शैली थी। तो भाषा शैली में हमको इन्होंने प्रयोग क्या किया? खड़ी भोली। और इनकी जो भी रचनाएं मिलेंगी विवेचनात्मक रूप में या तो वर्णनात्मक या भावनात्मक शैली के रूप में लिखी गई हैं। आते हैं इनकी प्रमुख कृतियों पर, जो काफी महत्वपूर्ण है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। इनकी महत्वपूर्ण कृतियां क्या हैं? तो सबसे प्रमुख कृतियां, यह जो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनकी प्रमुख कृतियां। इनकी प्रमुख कृतियां क्या हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां थी मंदिर और भवन। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मंदिर और भवन। इंपॉर्टेंट लगा लेना बच्चों, इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं मंदिर और भवन। भारतीय मूर्तिकला की कहानी। भारतीय मूर्तिकला की कहानी। भारतीय मूर्ति कला की कहानी। इनकी महत्वपूर्ण कृतियों पर चर्चा कर रहे हैं। भारतीय मूर्ति कला की कहानी। भारतीय चित्रकला की कहानी। भारतीय चित्रकला की कहानी। इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं भारतीय मूर्तिकला की कहानी, भारतीय चित्रकला की कहानी और कालिदास का भारत। कालिदास का भारत। कालिदास का भारत। तो आप ध्यान दीजिएगा, प्रमुख कृतियों में कौन कौन है? मंदिर और भवन, भारतीय मूर्तिकला की कहानी, भारतीय चित्रकला की कहानी, कालिदास का भारत। इनकी महत्वपूर्ण कृतियां थी। इनकी महत्वपूर्ण कृतियां यही हैं, प्रमुख कृतियां थी। इतिहास पर जो इनका लेख महत्वपूर्ण है, इतिहास के संदर्भ में यहां पर थोड़ा सा इसकी भी चर्चा कर देते हैं। ऐतिहासिक रूप में खून के छींटे। खून के छींटे। इतिहास साक्षी है। इतिहास साक्षी है। इतिहास साक्षी है। इतिहास के पन्नों पर, इतिहास के पन्नों पर, इतिहास के पन्नों पर, इतिहास के पन्नों पर। आलोचना पर अगर हम इनकी आलोचना से संबंधित कृतियों को देखें तो आलोचना संबंधी कृतियां, इनकी आलोचना इन्होंने जिन पर है किया गया है, आलोचना संबंधी इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं विश्व इतिहास की रूपरेखा। विश्व इतिहास, विश्व इतिहास की रूपरेखा। विश्व इतिहास की रूपरेखा इनकी महत्वपूर्ण आलोचना कृतियां हैं। और साथ ही साहित्य और कला, कौन सी है? साहित्य और कला। इनकी साहित्य और कला। इनकी महत्वपूर्ण संस्मरण और रेखा चित्र भी इनके द्वारा लिखे गए। संस्मरण और रेखा चित्र पर अगर देखा जाए, थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर देते हैं। संस्मरण और रेखा चित्र। संस्मरण और लेखा चित्र इनका है मैंने देखा। मैंने देखा। संस्मरण मैंने देखा। ठूठा आम।
ठूठा आम, मैंने देखा ठूठा आम, इनकी ये महत्वपूर्ण कृतियां थी। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय से संबंधित इनकी महत्वपूर्ण कृतियां थी। तो बच्चों यहाँ जरूर याद रखिएगा कि डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो इनका जन्म 1910-1982 में, जो भी अभी चर्चा की गई है। और मृत्यु के समय इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो मॉरिशस में, और मॉरिशस में ये भारत के राजदूत रहे। और यहाँ इनसे संदर्भित जो भी कृतियां थी महत्वपूर्ण, वह आपसे चर्चा की गई। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का यह तो रहा जीवन परिचय। डॉक्टर भगवत शरण का जो आज हम लोगों का कक्षा 10 से महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनके द्वारा लिखित है, वह है अजंता। क्या है? अजंता। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अजंता। अजंता डॉक्टर भगवत का महत्वपूर्ण लेख क्या है? अजंता। अजंता इनका यह महत्वपूर्ण लेख है जो हमारे टॉपिक पर है, जिस पर हमें जानना है। पहला चीज याद रखिएगा कि अजंता जो लेख लिखा गया है, यह लेख एक पुरातत्व संबंधी लेख है। पहला बिंदु क्या है कि यह थोड़ा सा और जानिएगा। अजंता जो इनकी रचना है, जो इन्होंने लिखा है, अजंता जो लेख है यह किस पर है? अजंता लेख पुरातत्व संबंधी लेख है। पुरातत्व संबंधी लेख है। अजंता पुरातत्व संबंधी लेख है। अजंता पुरातत्व संबंधी लेख है, जिसमें लेखक ने, पुरातत्व होने का नहीं, जिसमें लेखक ने अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारियां, अजंता की गुफाओं में, यहां है कि यह एक पुरातत्व, इसमें जो चित्रकारी, इसमें क्या की गई है? अजंता की गुफाओं में क्या की गई? चित्रकारी और शिल्पकारी की गई है। चित्रकारी, शिल्पकारी की गई है। यह केवल अजंता के सौंदर्य का वर्णन नहीं है। बहुत ही बड़ी बात है कि अजंता की गुफाओं में जो शिल्प और चित्रकारी की गई है, यह केवल मात्र यह नहीं है कि यह केवल सौंदर्य का प्रतिबिंबित कर रहा है, बल्कि यह दर्शक के मन में पड़ने वाले प्रभाव, उस चित्र से उस अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी की गई है, उस चित्रकारी का प्रभाव दर्शक के मन में जो भाव बन रहा है उसको प्रतिबिंबित कर रहा है। दर्शक के मन में पड़ने वाले भाव को भी हम कह दें कि दर्शक के मन में पड़ने वाले प्रभाव को भी मनोरम शैली में प्रस्तुत करता है। दर्शक के पर पड़ने वाला जो प्रभाव पड़ता है, दर्शक जब उसको देखता है, उसकी चित्रकारी पर जो उसके हृदय में प्रभाव पड़ता है, उसका वो बहुत ही मनोरम शैली में, कह दें एक विलक्षण शैली में उसे प्रस्तुत किया गया है। और भारतीय संस्कृत साहित्य में डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी द्वारा दिए गए व्याख्यान, इनके द्वारा जो व्याख्यान दिया गया है, ये हिंदी साहित्य के रूप में अगर कहा जाए तो इनके द्वारा दिया हुआ व्याख्यान बच्चों निश्चित तौर से यह कह सकता है, यह एक अमूल्य निधि है। यह क्या है? एक अमूल्य निधि है, जिसको भगवत शरण उपाध्याय ने अपने व्याख्यानों के अंतर्गत दिया है। तो अब हम चलते हैं अजंता।
अजंता का जो पुरातत्व संबंधी लेख है ये पहले ही बता दिया गया। इस लेख में भगवत सरल उपाध्याय जी की शुरुआत ही यही शब्द से होती है कि जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त होकर, शब्द पर ध्यान दीजिए, बड़ा ही अच्छा शब्द लिख रहे हैं भगवत सर जी कि जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर और उसे अमर बनाने के लिए, मौत के पंजों से मुक्त होकर अमर बनाने के लिए, इसका कि मौत की भयावह को से हटकर, मौत से बिल्कुल निर्भीक होकर, मौत से बिल्कुल क्या होकर, निर्भीक होकर के, और उसे पूरी तरह से अगर कहा जाए अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त होकर, निर्मुक्त भाव से होकर, अगर मौत से डरता तो यह कार्य न करता। मौत से मुक्त होकर, निर्विघ्न होकर के आदमी ने पहाड़ काटा। क्या, और आदमी ने मौत से मुक्त होकर पहाड़ क्यों काटा? क्योंकि मानव को, मानव जीवन को, मानव इतिहास को अमर बनाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। यह क्लियर हो गया होगा कि अमर बनाने, मनुष्य को अमर बनाने के लिए, उनके इतिहास को अमर करने के लिए उन्होंने यह पहाड़ तक काटा। एक मजबूत कार्य किया, अर्थात उन्होंने जोखिम भरे कार्यों को किया। दूसरे पंक्ति में इनकी शुरुआत होती है कि अमर बनाने के लिए इन्होंने यह कार्य किया। और साथ ही साथ अगर हम मानव या इंसानों की खूबियों पर जाएं, इंसानों की खूबियों की कहानी पर चर्चा करें, जो पहाड़ काटा, इसे अमर बनाने के लिए जो किया, तो इसका मुख्य ध्येय था कि इतिहास की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली, जो यह कार्य कर रहा है, यह जो खूबियां हैं जो इसने जिंदगी के मौत से मुक्त होकर कर रहा है, जो यह जोखिम भरे कार्यों को किया, इसको ध्यान में रखते हुए कहा कि इंसान को की खूबियों की कहानी सदियों बाद, मतलब कई वर्षों के बाद भी आने वाली पीढ़ियों के लिए पहुंचाई जाए, इसके लिए मनुष्य ने अनेक उपाय किए। क्लियर हुआ? कहने का मतलब क्या था? यहां कह रहे हैं भगवत सरल उपाध्याय की किस तरह इंसान की खूबियों को, इंसान की अच्छाइयों की कहानी सदियों बाद, इंसान जो कर रहा है, इस कहानी को सदियों, कई बसों वर्षों के बाद आने वाली पीढ़ियों तक यह बात पहुंचाई जाए। अजंता आज की नहीं, वह कितने पुरानी है, वह आज तक सुरक्षित है। इसे पहुंचाने के लिए मानव के द्वारा या मनुष्यों के द्वारा निम्न उपाय किए गए। भगवत सरल ने कहा कि सदियों वर्ष जो मनुष्य ने अपनी खूबियों से पहाड़ को काटा, ये आने वाली पीढ़ियों तक इस बात को पहुंचाई जाए, आने वाली पीढ़ियां इस बात को समझें, इसको यादगार बनाने के लिए निम्न उपाय किए गए। क्या क्या निम्न उपाय किए गए? फिर कहते हैं कि यहां उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोटे, चट्टानों पर उसने अपने संदेश लिखे। चट्टानों पर उसने क्या लिखना शुरू किया? अपना संदेश दिया, संदेश लिखा। चट्टानों पर संदेश लिखा, चट्टानों पर संदेश लिखा। तारों से ऊंचे, धातुओं से चिकने पत्थरों के खंभे खड़े किए, अर्थात पत्थरों के बड़े बड़े क्या किए गए? खंभे खड़े किए गए। यह क्यों किए गए? इतिहास की उन प्राचीन धरोहरों को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने पत्थरों पर लिखा और बड़ी बड़ी खंभों का निर्माण किया, बड़े बड़े खंभों का निर्माण किया, पत्थरों का बड़े बड़े लेटों को बनाया, पत्थरों पर अंकित किए गए। यह मनुष्य के द्वारा किया गया। तीबल
तांबा और पीतलों के पत्तों पर देखा जाए तो अक्षरों के मोती बिखेरे गए। कहां? तांबा और पीतलों पर अक्षरों के मोती बिखेरे गए। क्यों? क्योंकि मानव के इतिहास का सदियों बाद तक पीढ़ी इसका अवलोकन करे, इसीलिए तांबे और पीतलों के पत्थर पर, तांबे और पीतलों पर अक्षरों के मोतियों बिखेरे गए। इनका स्टेटमेंट था, तांबों और मोतियों पर अक्षरों के मोती बिखेरे गए। और साथ ही साथ, और यह सिर्फ इसलिए किया गया कि जिससे आने वाली पीढ़ी इस जो लिखी जा रही है, जो बनाई जा रही तस्वीरें, जो शिल्पों पर लिखा गया है, इसे जो हमारी अमानत जो किया गया मनुष्य के द्वारा, जो जोखिम भरे कार्यों को किया जा रहा है, एक विरासत के रूप में सुरक्षित रह सके। मनुष्य ने अपने जीवन में जोखिम डाल करके जो यह कार्य किया, यह इसके लिए जो उपाय किए, यह उपाय क्यों किए जा रहे हैं? सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं आने वाली पीढ़ी एक इसे विरासत के रूप में देखे, विरासत के रूप में सुरक्षित करे, विरासत के रूप में आने वाली पीढ़ियां इसको देखें और जाने। आने वाली विरासतों के रूप में बनाई गई हैं। इन्हीं विरासतों में एक उपाय है, इन्हीं विरासतों पर आपका टॉपिक आ जाता है कि यह जो मनुष्य के द्वारा यह सारे कार्य किए जा रहे हैं, इन्हीं विरासतों में एक है पहाड़ का काटना। इन्हीं विरासतों में क्या है? इन्हीं विरासतों पर अगर हम लोग विचार करें तो इन्हीं विरासतों में एक है पहाड़ का काटना। अगर हम इन विरासतों में जगें तो इनका एक कह रहा है कि इनकी ही विरासतों में क्या है? पहाड़ का काटना। पहाड़ का काटना भी एक इन्हीं विरासतों की सूची में रखा गया है। और पहाड़ का काटना देखा जाए तो सारे प्राचीन सभ्य देशों के अंतर्गत जितने भी प्राचीन देश हैं, वहां पहाड़ों को काट करके मंदिर बनाए गए। पहाड़ों को काट काट करके क्या बनाए गए? मंदिर बनाए गए। और मंदिर बना करके उन पर एक सुंदर चित्र का चित्रांकन भी किया गया। इन्हीं विरासतों में एक कार्य क्या मनुष्य ने किया? प्राचीन से ही देखा गया कि पहाड़ों को काट करके क्या बनाए गए? मंदिर बनाए गए। और मंदिरों पर अनेकानेक प्रकार के चित्रों का चित्र बनाए गए। और वह चित्र उस समय की व्यवस्था, उस समय के परिदृश्यों को अवलोकित करती हैं, बताती हैं, बनाए गए। लगभग एक आंकड़ा दे रहे हैं भगवती सरल उपाध्याय जी कि लगभग 2,200 साल पहले से ही, लगभग कितने दिन से? 2,200 पहले से, 2000 साल पहले से ही देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की प्रथा की शुरुआत हो गई थी। कितने दिन पहले? भगवत सरल उपाध्याय लिख रहे हैं कि 2,200 साल पहले मंदिर को काटकर पहाड़ों को काट करके मंदिर बनाने की प्रथा की शुरुआत हो चुकी थी। कितने दिन पहले? 2,200 साल। और इन्हीं में आपका एक है अजंता की गुफाएं। कौन सी? अजंता की गुफाओं में भी पहाड़ काट करके मंदिरें बनाई गई हैं, उस पे चित्रांकन किए गए हैं। इसमें देखेंगे एलोरा, एलिफेंटा, अजंता, ये सब गुफाएं। और इनमें सबसे ज्यादा प्राचीन अगर हम कहें तो उसमें सबसे ज्यादा प्राचीन कौन सी है? अजंता। सबसे ज्यादा प्राचीन कौन सी है? अजंता की गुफा प्राचीन है, जिनकी दीवारों के छतों पर, अजंता की दीवारों के छतों पर चित्रांकन किया गया है। और यह चित्र बनाए गए हैं। और इन चित्रों से केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देश अगर कहा जाए तो यह जो चित्रांकन अजंता की गुफाओं में किए गए हैं, यह भारत के ही नहीं
बल्कि दुनिया के तमाम देशों के लिए एक नमूना बन गया। आज से 2000 साल पहले जिस अजंता की गुफाओं में चित्रांकन किए गए हैं वह भारत में नहीं बल्कि विश्व के लिए एक नमूने के रूप में आया। जब विश्व के लिए नमूना बन गया तो भारत की बातें छोड़ दी, नमूने के रूप में चित्रित किया जा रहा है। और इन नमूनों में अगर देखें तो चीन में तून हुआंग, चीन का एक है तून हुआंग, तून हुआंग, चीन का तून हुआंग, और लंका का सिमीरिया, लंका का कहां सिमीरिया, लंका का सिमीरिया। पहाड़ों की दीवारों पर जो वहां के तून हुआंग और सिमीरिया में जो वहां की पहाड़ों पर चित्रांकन किए गए हैं वह अजंता की ही नकल का प्रतिरूप बताया जाता। किसका? अजंता के नमूने के रूप में नकल किए गए थे। कहां? श्रीलंका और चाइना, चाइना में कहा तून हुआंग और श्रीलंका में सिमीरिया में जो यह दिखाई दे रहा है यह अजंता की ही नकल है। कहां की? अजंता की नकल के रूप में अवलंकित किए गए। अगर विश्व के देश यहां का नकल कर रहे हैं तो भारत के जो अपने देश हैं या भारत के जो देश हैं उनके लिए नकल होना एक स्वाभाविक बात है। मतलब भारत के अंदर उसके जो नमूने हैं वह स्वीकार करना और चित्रांकन करना तो सामान्य सी बात है, क्योंकि विश्व के लिए एक नमूना बन गया है अजंता। उनके प्रभाव से हम कहां बच पाएंगे, अर्थात हमारे लिए तो वो अनुकरणीय ही हैं जब विश्व के तमाम देश उसका अनुकरण कर रहे हैं। अजंता में गुफा मंदिर, अजंता की जो गुफा मंदिर है एक ऐसे पहाड़ों का जंजीरा स्थापित का पहाड़ों का रूप प्रस्तुत करती है कि जैसे मुंबई अजंता की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद, कहां? महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जो मुंबई और हैदराबाद, कहां का? मुंबई और हैदराबाद के बीच, तथा देखा जाए तो विंध्याचल के पूरब से पश्चिम, विंध्याचल के पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, अगर उधर महाराष्ट्र से हैदराबाद और इधर विंध्याचल पश्चिमी से पूरब, विंध्याचल से जो उसकी पर्वत श्रेणियां गई हैं, पर्वत श्रेणियां गई हैं, उन श्रेणियों में फिर अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें, उत्तर के दक्षिण में यह जो अजंता की गुफा जो पहाड़ी का परिदृश्य है वह अर्धचंद्राकार के रूप में हो रहा है। और इस अर्धचंद्राकार का जो स्वरूप जो बनाई दिखाई दे रहा है यह मानव के लिए अति ही संवेदनशील कहा जाए, उसकी एक बहुत ही मनोरम दृश्य हो गया। और मनुष्यों के द्वारा वहां पर अनेक चित्रांकन किए गए। और उत्तर से दक्षिण तक यह जो पहाड़ पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसे हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से जानते हैं, जो बाधुर नदी के चंद्राकार के रूप में मानव के लिए एक आकर्षण का केंद्र बिंदु बन जाता है। और इस अजंता की गुफाओं में अब हम बात करते हैं कि यश की परिदृश्य क्या है। यह अजंता देखा जाए तो महाराष्ट्र और हैदराबाद, विंध्याचल से पश्चिम से पूरब, उस पर्वत श्रृंखलाओं से उत्तर से दक्षिण के बीच में बाधुर नदी के रूप में बाधुर नदी बह रही है जो अर्धवृत्ता अर्धचंद्राकार के रूप में दिखाई दे रहा है। और वह मानव जीवन मनुष्य के लिए, भारत इन मनुष्यों के एक आकर्षण का बिंदु बना। और वहां पर मनुष्यों के द्वारा उस पर अनेक चित्रांकन किए गए। अब यहां है कि इस अजंता की गुफाओं में बुद्ध की से संबंधित अनेक जीवन धाराओं का प्रवाह हुआ है। बुद्ध से संबंधित अनेक, बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक धाराओं निकली दिखाई देती हैं उनके चित्रों के माध्यम से।
और कहने का मतलब अनेक धाराओं का मतलब जन्म से लेकर के निर्वाण तक अनेक धाराओं का प्रस्फुटन होता है। इसमें एक दृश्य है जहां महात्मा बुद्ध कमल, हाथ में कमल लिए हुए दिखाई देते हैं। इसी अजंता की गुफा में महात्मा बुद्ध किस रूप में दिखाई दे रहे हैं? हाथ में क्या लिए हैं? कमल लिए हुए दिखाई देते हैं। तो वहीं पत्नी यशोधरा का एक चित्रांकन हुआ है जो कमल नल के रूप में, त्रिभंग के रूप में खड़ी हुई दिखाई देती हैं। कहने मतलब कि अजंता की गुफाओं में बुद्ध से संबंधित बहुत सारी कथाओं, बहुत सारे चित्रांकनों का उल्लेख, चित्रों का उल्लेख किया गया है। और यहीं पर महात्मा बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का भी चित्रांकन किया गया, महाभिनिष्क्रमण में, जिसमें यह भी दर्शाया गया है कि यशोदा अपने पुत्र राहुल के साथ निद्रा की अवस्था में है और महात्मा बुद्ध का गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण के रूप में अंतिम दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के एक घर से बाहर होना और घर से बाहर की तरफ जाना, एक दृढ़ निश्चय का भी चित्रांकित किया गया है। और नंद अपनी सुंदरी पत्नी को, द्वार पे आए भिक्षु को पुनः भिक्षु बनाने से संदर्भित भी एक उपदेश वहां दिए गए हैं, उससे संदर्भित चित्र दिया गया है। यशोदा बालक राहुल के साथ, यशोदा किसके साथ? बालक राहुल के साथ हैं और इसी समय बुद्ध आए। एक दृश्य ऐसा भी है जहां यशोदा बालक राहुल के साथ रह रही है और महात्मा बुद्ध आए। यहां यह सिर्फ दर्शाया जा रहा कि अजंता की गुफाओं में जो चित्रांकन हुए हैं वह क्या क्या है, बुद्ध से संदर्भित जो बातें कही जा रही, पुरातत्व संबंधी लेख है। तो यहां यशोदा राहुल के साथ रह रही है, महात्मा बुद्ध आए हुए हैं, लेकिन एक राजा के रूप में नहीं, एक पति के रूप में ना आकर के एक भिक्षु के रूप में आए हुए हैं, भिखारी के, भिक्षा के रूप में भिक्षा लेने के लिए आए हैं। तो उस रूप में वह भिक्षा लेने चाह रहे हैं। बड़ा ही चित्रांकन अच्छा अवतीर्ण किया है गया है। इसमें भगवत सर ने कहा कि इसका जो चित्रांकन है कि राहुल अपनी मां यशोधरा के साथ है, उसी समय महात्मा बुद्ध का आगमन होता है और वहां यशोधरा यह निर्णय नहीं ले पा रही है कि आज एक पति नहीं बल्कि एक भिक्षु के रूप में उसके पास आया है। जो उसका सिरमौर था आज वह भिखारी बन गया है। यह यशोदा उसके लिए क्या दे और उस यशोदा को क्या देना चाहिए, यही सोच रही है, क्या दूं, क्योंकि मेरा पति, मेरा मुकुट आज सन्यासी है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, क्या दूं? ये सोना चोना चांदी हीरे जवाहरात देती हूं, तिसको तो इस भक्ता को तो उन्होंने छोड़ दिया, तो शेष मेरे पास अब है ही क्या? तो फिर यहां पर आता यह है कि यहीं पर चित्रांकन हुआ है कि क्यों न उस अमूल्य निधि को जो आज मेरे पास है अपने पुत्र राहुल को, बुद्ध को ही न समर्पित कर दूं। तो इस ऐसा परिदृश्य कहां दिखाई दे रहा है? अजंता की गुफाओं में मिल रहा है। उधर बंदरों, हाथियों में अनेक चित्रांकन किए गए हैं। यहां से सिर्फ इतना ध्यान दीजिएगा कि इतना ही नहीं बल्कि अनेक जीव जानवरों, वनस्पतियों का, बौद्ध स्तूपों का, बहुत सारे विषयों का अच्छे अवलोकन किया गया है। इतना ही नहीं, बुद्ध के जन्म की घटनाओं से लेकर निर्वाण तक का जहां तक है, लेकिन बुद्ध के जन्म के से निर्वाण तक की घटनाओं का ही अवलोकन नहीं किया गया जनता की गुफाओं, बल्कि उनके जन्म के पूर्व, अब जन्म के पूर्व को मतलब जन्म के से लेकर के जन्म मृत्यु तक का तो है ही है,
लेकिन जन्म के पहले की घटनाओं का भी अचंदा की गुफाओं में चित्रांकन किया गया है, उत्कीर्ण किया गया है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में जातक कथा के नाम से जानते हैं। बुद्ध के जीवन के पूर्व की घटनाओं को किन नामों से जाना जाता है? जातक कथा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? जातक कथा क्या है कि बुद्ध के जन्म के पहले की कथाओं को हम क्या कहते हैं? जातक कथा। इसमें पिछले जन्म के, किसके पिछले? बुद्ध के पिछले जन्म के से संबंधित है कथाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है इनके जन्म के से पहले की जो कथाएं हैं पूर्व जन्म की, उसमें 555 कितनी है? 555 कथाओं का उल्लेख किया गया, अर्थात बुद्ध के जन्म के पहले से 555 कथाओं का उल्लेख किया गया है। इन्हीं के 555 कथाओं का जो उल्लेख किया गया है, इन्हीं के संग्रह को जातक कथा के नाम से वर्णित है। पिछले जन्मों में बुद्ध का जो उल्लेख किया गया है, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इस हमारे अजंता की गुफा में भगवत सरल उपाध्याय ने हमारे लेख में जो वर्णित किया है, उसमें कहा गया गज कापी, गज कापी, मृग, गज कापी, मृग आज विविध योनियों में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। विविध योनियों में अगर देखा जाए तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है और संसार में के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श करते हुए, संसार के उद्धार के लिए दया और त्याग का आदर्श प्रस्तुत करते हुए बलिदान हो गए थे। यह कहां वर्णन किया गया है? बुद्ध की जातक कथाओं में। उनकी जातक कथाएं कितनी हैं? लगभग वर्णन किया गया जनता में 555। इन्हीं गुफाओं का निर्माण ईसा के 200 साल पहले हुआ था। इन गुफाओं का निर्माण ईसा के कितने साल पहले? ईसा के 200 साल पहले हुआ था। 200 साल, ईसा के 200 साल पहले हुआ था और शुरू हो गया था और 7वीं सदी तक बनकर, अर्थात ईसा के 200 साल पहले से शुरू होकर के अगर कहा जाए तो 7वीं सदी में, कितनी? 7वीं सदी में यह बनकर तैयार हो गया था। कब? 7वीं सदी में बनकर तैयार हो गया था। एक दो गुफाओं में करीब 1000 साल पुराने चित्रों का अवलोकन हो रहा है। कितना? 1000 साल पुराने। और इसी अजंता की गुफाओं के चित्रों के संदर्भ में कहा जाए तो अजंता की गुफा में जो चित्र मिल रहे हैं, यह चित्र गुप्त काल, किसके काल के हैं? गुप्त काल। गुप्त काल जिसे माना जाता है 5वीं सदी। 200 साल पहले से 5वीं यानी 7वीं सदी में गुप्त काल के जो चित्रण मिल रहे हैं वो कब के हैं? 5वीं सदी के। कब के हो रहे हैं? 5वीं सदी। और चालुक्य काल का जो समय बताया जा रहा है, चालुक्य काल का समय जो बताया जाता है वह 7वीं सदी में। कहने मतलब 7वीं सदी, कहने मतलब कि गुप्त काल की 5वीं और चालुक्य काल की 7वीं सदी के संदर्भ में भी चित्रों का अवलोकन किया गया है। अजंता संसार की चित्रकलाओं में अगर देखा जाए तो एक अद्वितीय स्थान रखती है। क्या अगर इन पर किया जाए तो यह आज एक अद्वितीय स्थान रखती है। तो यहां बच्चों इस कविता, इस लेख का मूल बिंदु क्या है? मुख्य सारांश आप जान लीजिए। बाकी तो राजीव प्रकाशन की टेक्स्ट बुक में यह टॉपिक ही है। इसका मुख्य बिंदु है कि मनुष्य अपने परिश्रम के बदौलत एक ऐसे इतिहास का निर्माण कर रहा है और वह इतिहास जो बन रहा है अपने जीवन की जोखिमों को डाल करके बनाया जा रहा है कि आने वाली पीढ़ियों तक यह सदियों आने वाली पीढ़ियां इसे एक विरासत के रूप में रखें
और इस विरासत के रूप में रखते हुए अजंता उन्हीं विरासतों में एक महत्वपूर्ण विरासत के रूप में है। और यह विरासत आज हमें 5वीं सदी से लेकर कहा जाए तो 7वीं सदी तक का चित्रांकन पूरा दिखाई देता है, जो बुद्ध के जन्म से लेकर के मृत्यु तक, वहीं पर बुद्ध के जन्म से पहले की कथाएं अर्थात जातक कथाओं के रूप में वर्णन किया गया है। और इन कथाओं में अजंता की जो चित्र जो शैली दिखाई दे रही है, यह आज भारत का ही नहीं बल्कि विश्व के लिए एक अनुकरणीय, एक अद्वितीय कलाकृति के रूप में जानी जाती है। तो इसी के साथ बच्चों आज के क्लास को हम यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। बाकी इसको पढ़ने के बाद एक सारांश के रूप में आपका देखेंगे, तो मूल सारांश को जानते हुए अगर आप जाएंगे तो निश्चित परीक्षा में आपको पेपर में हल करने में काफी सहायक होगा। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।